फाइबर कैसे कम हो सकता है? सही है। क्या सीखा? ये हमने पिछले एक्सरसाइज का फॉर्मूला है। हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन निकालना है कि ये भी मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। आपको क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे कि आप मल्टीप्लाई करके निकालो, आपको वर्ड्स आएंगे एंड बोथ, कि ये भी ले लो, ई भी ले लो और बी भी एफ भी ले लो। तो बोथ का मतलब ये हुआ, मतलब ये निकालना तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर चला गया तो ये फॉर्मूला बन गया। समझ गए हो? अब अगर ई अपॉन एफ का फॉर्मूला ये था तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफ अपॉन ई? एफ अपॉन ई का मतलब क्या हुआ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई ऑलरेडी हो चुका है, गिवन के हो चुका है। पहले ई हुआ होगा पहले एफ हुआ होगा? पहले ई हो चुका है तो एफ निकाल के दिखाओ, फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या करूंगा, इंटरसेक्शन ई इक्वल टू क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पहले डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई ऑलरेडी हो चुका है। इसको बोलते कैसे हैं कि सर पहले प्रोबेबिलिटी ई पहले ई हो चुका है, अब जब ई हो चुका है तो एफ की भी साथ में निकाल दो, उनको दोनों को क्या करते हैं डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो हमारा एंड निकल आएगा बोथ। अब एक छोटी सी बात, ये दो बातें होगी, मैं बोल रहा हूं दोनों एक ही बात है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, ये एक ही बात होती है। हाँ, क्योंकि इंटरसेक्शन तो एक ही होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे वेन डायग्राम बना के दिखाऊं, ये आपका ई हुआ, ये आपका एफ हुआ, और ये पोर्शन कौन सा है? हाँ, तो दोनों में सेम ही लगेगा, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ लिखूं या एफ इंटरसेक्शन ई लिखूं, कोई फर्क है? कॉमन एरिया तो वही रहेगा, वो समझ आ रहा है बेटा? तो ये सब 11th वाले काम है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी या एफ इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि इस एरिया की प्रोबेबिलिटी वो तो सेम रहेगी, तो मतलब यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है तो एफ निकाल लो और ई हो चुका है, या ई निकाल लो एफ हो चुका है, एक ही बात है, किसी की भी निकाल लो आंसर सेम ही आने वाला है। पता लगा कि नहीं लगा? अब इसको नोट कर लिया आपने? इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज कराऊंगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड, क्या ये ई और एफ एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं? अगर थ्योरी पढ़े तो होते हैं। हम बोलते नहीं है कि ई निकालो जब एफ हो चुका है, तो मतलब कुछ रिलेशन है आपस में। अगर इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है तो मैं बोलता हूं कि ई निकालो जब एफ हो चुका है। एफ अलग दुनिया में कहीं हुआ है, हमको ई निकालना, आपस में कोई लिंक नहीं है, तो हमारा उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उसका फॉर्मूला अलग बन जाएगा, वो बाद में सिखाता हूं मैं, ठीक है। पहले एग्जांपल नंबर 8 ले लेते हैं। मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। आपको पहचानना कैसे होगा कि सर ये 13.1 से आया कि 13.2 से आएगा? 13.1 में आपको बोलेगा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब गिवन ये होगा, गिवन कुछ होता है उसके अंदर, जितने क्वेश्चन किए थे जो फाइंड करना होता है वो हम ई में लेते हैं और गिवन वाला कहाँ रखते हैं? एफ में रखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल 8 करके दिखाता हूँ। एग्जांपल 8 पढ़ना शुरू कर मंजर बेटा, बोल रहा क्या होता है? URN। An urn contains 10 black and 5, तुम बैग मान लो, contains 10 black and, अब पहले एक बैग है, अर्न लिख दो, क्या है? 10 ब्लैक और 5। मैंने हमेशा कहा कि फ्लोचार्ट बना लिया करो, इजी हो जाता है काम। और अगर सक्षम तुमने बेस थ्योरम करा है उस पर तो फ्लोचार्ट के बगैर क्वेश्चन होते ही नहीं सॉल्व। 13.3 बेस थ्योरम, उसमें तो फ्लोचार्ट के बगैर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। बुक में नहीं करा रखा फ्लोचार्ट से, हम सारे क्वेश्चन फ्लोचार्ट से करेंगे और फ्लोचार्ट बनाते बनाते ओरल आंसर आ जाएगा। बेस थ्योरम इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान होगा। बेस में क्वेश्चन है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज इतनी टफ होती है, समझ नहीं आती, 100% आता है उसका क्वेश्चन। ये भी शायद आए, एक उसका क्वेश्चन आएगा, एक आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 13.4 में से, ये दो क्वेश्चन पक्के आने हैं। पर बेस थ्योरम पढ़ने में ना बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत मुश्किल होता है। फ्लो चार्ट से इतना इजी हो जाएगा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आगे, 2 balls are drawn from the urn। कितनी बॉल्स ड्रॉ करी है? 2, one after the other without, अब ये लाइन अंडरलाइन कर लो, one after the other without replacement। जब जब आपको वर्ड आएगा, सुन लो,
दो वर्ड्स आएंगे, एक वर्ड आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट और इसकी जगह पे आएगा सक्सेसिवली। दूसरा वर्ड क्या आएगा? सक्सेसिवली का मतलब एक के बाद एक, समझ रहे हो? एक के बाद एक बात हुई कि भैया, पहली बात हुई कि दो बॉल्स निकाली। मैंने आपको पहले बताया था जब एक बॉल या एक की प्रोबेबिलिटी होगी तो हम नॉर्मली नंबर लेते हैं, दो या दो से ज्यादा हम सी लेते हैं कि अगर दो बॉल्स निकाली 10 में से दो या 5 में से, तो हम लिखते हैं कि भाई 10C2 या 5C2। दो या दो से ज्यादा निकालने को हम सी यूज करते हैं, ठीक है। पर जब एक निकालनी होती है तो नॉर्मल नंबर कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितनी बॉल्स निकालनी है? दो निकालनी है। पर क्या वो दोनों एक साथ निकालनी है? तो दो नहीं निकालनी, पहले एक निकालेंगे फिर जब डिपेंडेंट है, मैं कह रही हूँ डिपेंडेंट है। पहले जब आपने एक बॉल निकाली वो आपका ये हो गया इवेंट, फिर दूसरी बॉल निकालो जब पहली निकल चुकी है। बात समझ आई? ये विदाउट रिप्लेसमेंट, सुनो, विदाउट रिप्लेसमेंट या सक्सेसिवली का मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट की टोटल बॉल्स कितनी है? 15। टोटल बॉल्स कितनी है? जब पहली बॉल निकल गई अब कितनी रह गई? 14। तो जो दूसरे वाली बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी वो 14 में से आएगी, 15 में से। तो 13.1 में आप उस दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते आए थे 14 में से कि भैया टोटल 15 बॉल थी, दूसरी बॉल निकालो जब पहली बॉल निकल चुकी है। तो आपको सेकंड बॉल की दूसरी बॉल निकालो जब पहली बॉल एफ मतलब हो चुका था, तो आप इस फॉर्मूले से निकालते थे। वो आपने 13.1 में दूसरी बॉल निकालनी सीखी। यहां आप टोटल निकालनी सीखोगे, पहली भी निकाल के दिखाओगे। तो मैं आपसे नॉर्मली इजी तरीके से, बुक के मेथड को छोड़ो, जब मेरे को फर्स्ट बॉल निकालनी है, मेरे को क्या निकालनी है? लास्ट में क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ को अंडरलाइन कर लो, बोथ द ड्रॉन बॉल्स आर, दोनों। अब बोथ का मतलब क्या हुआ? एंड लिखवाया था ना, एंड बोथ कॉमन इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई, एक ही बात है। यहाँ पे दो बातें आ गई। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, बोथ मतलब दोनों की निकालनी है। तो मेरे को निकालना है कि दोनों बॉल्स क्या हो? ब्लैक। अब यहाँ पे ध्यान, लिखना नहीं है, समझना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है? बोथ बॉल्स। पहले हम करेंगे बचपन के मेथड से जो इजी है। जब मैं पहली बॉल निकालूंगा, बोथ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। पहली बॉल निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 15। गलत बोल भी तो गलत रहा है, बोल भी तो गलत रहा है, समझ गए? अब जब एक बॉल निकल चुकी है तो दूसरी बॉल कौन सी होनी चाहिए थी? पहली बॉल जब ब्लैक निकली है, ये ब्लैक है ना, दूसरी बॉल कौन सी चाहिए? कितनी बच गई? कितने में से? मल्टीप्लाई सर, प्लस नहीं है। एंड मल्टीप्लाई उसने प्लस बोला है। अगर बोलता कि दूसरी बॉल व्हाइट है, एक ब्लैक और एक व्हाइट, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी ये रहेगी। फिर मुश्किल तो नहीं लग रहा? अब इसको लिखना कैसे है आपने? एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है कि 10 बॉल्स थी उसमें से एक निकाल ली, टोटल 15 बॉल्स थी उसमें से एक निकाल ली, फिर 9 बॉल्स में से एक निकाल ली और कितनी बची? 14 में से। अगर क्वेश्चन कहता है विद रिप्लेसमेंट तो ये 10C1 या 10/15, फिर 10/15 सेम आता। रिप्लेसमेंट मतलब कि वो निकाली और वापस डाल दी। तो पहले की प्रोबेबिलिटी ये और दूसरी की प्रोबेबिलिटी ये। अब फेयर में देखो हमने निकाला क्या? बोथ ब्लैक बॉल, मतलब फर्स्ट ब्लैक बॉल को हम ए मान ले और सेकंड, फर्स्ट ब्लैक बॉल को ई मान लो, सेकंड ब्लैक बॉल को एफ मान ले, तो कि ई भी चाहिए। और अब दोनों ब्लैक हो गई, फर्स्ट भी ब्लैक और सेकंड भी ब्लैक। तो हम क्या निकालेंगे कि पहले प्रोबेबिलिटी पहले ब्लैक बॉल की, ब्लैक बॉल निकालो, फर्स्ट ब्लैक बॉल। अब साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ब्लैक बॉल, सेकंड ब्लैक बॉल जब पहली निकल चुकी है। तो पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 10/15 मल्टीप्लाई कि अब फर्स्ट एक निकल चुकी है तो 14 रहेगी। अब समझ आया? ये फॉर्मूला बन गया। आपको ऐसे लिखना है, क्लियर हुआ? पहली ब्लैक बॉल
निकल गई। सेकंड ब्लैक बॉल, ये एफ और ई अलग है ना, सेकंड ब्लैक बॉल जब पहली ब्लैक बॉल निकल चुकी है तो ये आएगी ना प्रोबेबिलिटी। पिछली एक्सरसाइज में आप ये निकाल रहे थे कॉमन को इससे डिवाइड करके, अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इनको। जब भी एंड बोथ आएगा तो क्या करोगे, ये जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट और सक्सेसिवली आएगा तो मतलब ये बात बोल रखा है। ये क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड सक्सेसिवली एंड बोथ, ये हो गया। नोट अभी सारा करना है लेकिन आपके हिसाब से कौन सा बेटर मेथड है? अच्छा इसको सॉल्व भी तो करेंगे। अरे एक बात सुनो, 10C1 का आंसर 10 ही होता है, 15C1 का आंसर 15 ही होता है। आपको फॉर्मूला याद है, सी का फॉर्मूला क्या है? अगर C1 आएगा तो 2। अच्छा 10 into 9 upon एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन 1 n minus r factorial into तो +2 लगा रहा है हर जगह। अब हमने क्या निकालना था, 10C1 ऊपर कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल तो आता सबको। 10 - 1 कितना हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं फैक्टोरियल। और बड़े हो जाओगे ना, एंट्रेंस में जाओगे आपको ऐसे लिखा होगा, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ये तो नाक है, ये कैसा फैक्टोरियल है? हाँ कॉलेज में जाओगे ना, एंट्रेंस की तैयारी, कॉलेज में छोड़ो अभी बीएमएस के पहले एंट्रेंस की तैयारी करेगा, ये मिलेगा। ये ना बोले सर ने बताया ही नहीं। नेट पे भी देखोगे ना, यूट्यूब कोई वीडियो देख लोगे, ऐसे लिखा जाएगा फैक्टोरियल। अच्छा वहां देख लेना आप, सीबीएसई गाइड में भी ऐसे लिखा होगा फैक्टोरियल। क्या, क्योंकि 11 से ही चलता आ रहा है, ये भी फैक्टोरियल होता है एक्चुअली। कई सिंबल्स ना आउट ऑफ द इंडिया अलग चलते हैं, यहाँ अलग चलते हैं, तो वो दोनों यूज कर लेते हैं। एनसीईआरटी जब ये फॉलो करा तो मेरी को आदत ये पड़ी हुई है, और ये थोड़ा देखने समझ आता है। वो ऐसे कई बार अजीब सा लगता है, क्या बना दिया ये नाक, ये ऐसे नाक किसकी होती है, ये होती है नाक। ये कौन सी नाक है? ये ले नाक, ये तो आप सेंटर पे है, मैं साइड फिगर बना रहा हूं। अच्छा फॉर्मूला 10 फैक्टोरियल 10 - 1 फैक्टोरियल इनटू, अब क्या 10 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल तो खोलूंगा बस, पता है कि नहीं, उल्टा चलता है। और 9 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। आंसर कितना आया, तो 10C1 10 ही आता है, 15C1 15 ही आता है, तो फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ये ना लिखने का नहीं, क्योंकि जब 12 में फॉर्मूला ये यूज होगा तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ठीक कैसे होगा। मैं तेरी एक मिनट रुको, तेरी बात समझ नहीं पा रहा मैं, एक मिनट चुप हो जाओ। ये लिखना कि ये लिखना, ये वाला ये तो सिलेबस है भाई, इसमें थोड़ी हो रहा है, इससे हो रहा है ना फॉर्मूले से। बुक में नहीं, नहीं सब जगह जैसे वैसे कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे 10 में से कितनी बॉल निकालनी थी पहली बार, एक। अगर पहली बार में 2 बॉल निकालनी है फिर तू कैसे करेगा, पहली बार में 2 बॉल निकालनी है। ई जो है ना वो 2 बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी है, और एफ क्या है, 1 बॉल निकालने की। तो पहले 1 बॉल निकाल ली, वो तो ये आ गया, फिर कितनी निकालनी है, 2, जब ऑलरेडी 1 निकल चुकी है। अब तेरा बनेगा 9C2 अपॉन 14C2, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सी निकालना ही पड़ता है, इसके बगैर निकल नहीं सकता आपका काम। एक के लिए हम ये नहीं लिख के ये लिखते हैं, ये लिखते हैं क्यों, क्योंकि 10C1 10 ही होता है, NC1 N ही होता है, तो 15C1 भी 15 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन है ये एक ही बात, और जब भी 2 या 2 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आएगी आपको सी यूज करना ही पड़ेगा, आपका ऑप्शन ही नहीं होगा सर जी। और आप कह रहे हो कि बुक में नहीं है, मैं आपको बुक में दिखा दूंगा, आपकी बुक में है। अभी जब वो आएगी ना मिसलेनियस वगैरह आएगी, आपको सी के क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड 11th की बुक में भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमने ये यूज किया, लेकिन 2 चीज जब भी निकालनी है, 2 आ जाएगा निकालने में, हम सी ही यूज करते हैं। एनसीईआरटी में है, कोई गलत नहीं कर सकता टीचर। अच्छा इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना आपको, कटिंग वटिंग करके। चलो देख के बता दिया, बढ़िया। देखे क्या मैं सोच रहे हैं आप देख रहे हो मैं सोच के यार मनर तो ऐसे पिल जाता है बिना बात पे। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बना, अगर ए और बी निकालना है, और मतलब एंड ए एंड बी निकालना है, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी कोई भी निकाल लो, मान लो बी निकाल लेते हैं, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, ऐसे ही करेंगे ना। अगर 3 चीजें निकालनी हो कि सर जी ए भी निकालो, बी भी निकालो, सी, तीनों की तीनों कर रहे हैं,
अभी तो बहुत था ना, मैं कह रहा हूं तीनों अकर कर रहे हैं, तीनों के तीनों ट्रायो। तो कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स है। करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको चेंज कर देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकाल लो? बी, जब ए ऑलरेडी अकर। मैंने दिखाया था कि सेम ही आता आंसर, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए की बात होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो पहले ए निकाल ले, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए एंड बी हो चुका है। आओ बैठो 2 मिनट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी ऊपर है क्योंकि बी निकाल रहे, जब ए हो चुका है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए एंड बी दोनों हो चुके हैं। समझा? फॉर्मूला लिखो, एक मिनट बता दो जो फॉर्मूला वही लिख लो ना। तो वहां पे तो कोई ना नोट बना के ऊपर लिख दो। आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इसी एग्जांपल के बाद लिखा फॉर्मूला ये। आंटी सर कम क्या करेगा टाइम टेबल लेके, पेपर तेरे ऑनलाइन हो रहे हैं। चलो अगला एग्जांपल करें, एग्जांपल नंबर 9। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब 3 आ गए ना फिर से वापस से, तभी फॉर्मूला लिखवाया था। एग्जांपल नंबर 9, 3 कार्ड्स ड्रॉन सक्सेसिवली, वर्ड आ गया, ये आ गया ना सक्सेसिवली, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगना है। कंडीशनल एंड गिवन आएगा 13.1 से उठा लो फॉर्मूला, सक्सेसिवली और विदाउट रिप्लेसमेंट आएगा तो 2 से निकाल लो। बेस थ्योरम का तो अलग ही लेवल का क्वेश्चन होगा, और पीडी का क्वेश्चन लिखा होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाओ। चारों में कंफ्यूजन होने की बात है ही नहीं, जब मिसलेनियस से पहुंचेंगे हमको पता होगा कौन सा सक्सेसिव क्वेश्चन है ये। 3 कार्ड्स ड्रॉन किए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शेप्ड कार्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस? तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? फर्स्ट 2 कार्ड्स क्या होने चाहिए और थर्ड कार्ड क्या होना चाहिए? एस। यही बात हो रही है ना? तो पहले इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको कि पहले प्रोबेबिलिटी, पहला किंग डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग जब दूसरा किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड किंग, ये फर्स्ट किंग हो गया, ये सेकंड किंग हो गया जब पहला किंग निकल चुका है। फिर थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जब दोनों किंग निकल चुके हैं। इसको ए इंटरसेक्शन बी लिखो या ए बी लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है बेटा जी? एक क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब एंड का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब के। समझ गए हो? हाँ जी सर हुक्म करिए। सर अब हम ये पूरे पैक के हिसाब से निकालेंगे या फिर जितने किंग्स होते हैं, जैसे कि किंग तो 4 होते हैं, तो अगर एक निकला तो 1/4, फिर 2/3 ऐसे, या फिर 1/52? 1/52 क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम वेल शेपर्ड पैक ऑफ 2 कार्ड्स। 4/52 4 किंग्स होते हैं। हाँ वो 1/52 कह रहा है, गलत कह रहा है ना। पहले एक किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4। यहाँ पे देखना बेटा 10/15 नहीं किया था। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो? जितने किंग्स हैं अपॉन टोटल, यही होता है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। टोटल किंग्स कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, इनटू सेकंड किंग 3/, थर्ड एस कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। मुश्किल तो नहीं है, कम करते रहो ना अकॉर्डिंगली। अब ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये किंग और एस थे, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जब एक किंग निकला दूसरा किंग कम हो गया अपने आप। ये किंग कम होने से क्या एस कम हुआ? इंडिपेंडेंट इवेंट। ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है। इसके कम होने से ये कम हुआ? अगर सक्सेसिवली वर्ड नहीं है तो यहाँ भी 4/52 आएगी, 4/52 आएगी, 4/52 आएगी। सक्सेसिवली मतलब कि एक के बाद एक ने इकट्ठे निकाल लिया हमने। 3/52 नहीं आएगी सेकंड में, सक्सेसिवली नहीं है अगर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है तो। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि निकाला वापस डाल दिया, रिप्लेस कर दिया, तो फिर 4 ही बचेंगे ना। कार्ड तो पूरे के 52 हो गए, वो अलग केस बनेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये ना हो कि भी रट्टा मार के चले गए ऐसे करके आ गए। और इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। हमने कुछ ना कुछ किया था 11th में पेपर नहीं देखा है, पेपर के लिए हमने कुछ तो पढ़ा था, पर पेपर लेके इसका आंसर निकालियो जरा मनर ओरली। चलो शाबाश मनर। अरे बुक में से देख के मतलब 2/5/2 ये तो कभी ना निकाल सकते। पागल हो तुम लोग। पेपर में निकालने
52 into 51 52 into 51 कर लेंगे, into 5 कर लेंगे, तो एक जीरो लगा अच्छा 52 into 51 बड़ी आसानी से हो जाता है। मैं 2 मिनट निकाल मैंने से पहले निकाल के दिखा। चल। क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग, अच्छा इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, अभी इंडिपेंडेंट पढ़ाया नहीं मैंने आपको, रुको मैं पढ़ा देता हूँ। 1 क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, पढ़ाया था इंडिपेंडेंट इवेंट। इसके बाद हेडिंग डाल दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसके बाद हेडिंग डालोगे इंडिपेंडेंट इवेंट, वो सिखाता हूँ। कैलकुलेट कर रही है। हो गया, आपको आंसर भी निकला है 2652। कांग्रेचुलेशन, मेरा बहुत अच्छा 2652 था ना? 2652 ही है ना? हाँ और भी निकाला है मैंने, निकाल के दिखा दे 52 into 51 और नहीं मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है। मैं या तुम कर क्यों नहीं, कितनी बातें करते हो तुम लोग, मैथ की बात कर रहे हो। कितनी बात खत्म ही नहीं हो रही। तेरा आंसर मेरे ख्याल से गलत है। नहीं मेरा सही, इसका तेरा नहीं ठीक है, तो सही है। 2652 बोला ना? हाँ। लग रहा तूने 2650 बोला। रामने टेक्स्ट दिखाओगे? मेरे को नहीं सीखी। क्या लिखना है? कोई हेडिंग क्या डालनी है? आगे इंडिपेंडेंट ऑन द लेवल पे आता है। ओके करो आगे, समझाओ इंडिपेंडेंट इवेंट। बहुत ध्यान से समझना और कंफ्यूज मत होना, मैं एग्जांपल देके समझा दूंगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं, ये डिपेंड नहीं थे दोनों, ये डिपेंड नहीं है, वो दोनों तो आपस में वो तो नहीं बने। अगर इसको प्रूफ कैसे करते हैं, थ्योरम कैसी है, फॉर एग्जांपल हम फॉर्मूला ये लिख रहे हैं कि पहले ए निकालो, ए एंड बी कैसे निकालेंगे, पहले ए निकाल लो फिर बी, जब ए ऑलरेडी, यहां पे जो हम फॉर्मूला बनेगा हमारा ये बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से कर देते, चलो ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मैंने सही बोला था। दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एफ नहीं ऐसा नहीं होगा कि एफ निकालो जब ई ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आपस में रिलेट नहीं करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहला केस है, ई को मान लेते हैं, ई को डिनोट करते हैं कार्ड ड्रॉन स्पेड, क्या लिखा स्पेड, और एफ को डिनोट कर रहे हैं एस, स्पेड और एस। अब छोटी सी बात है, पहला कार्ड क्या निकाला स्पेड, सेकंड कार्ड क्या निकाला एस, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ निकल चुका है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई और एफ में क्या कॉमन है, एक ए स्पेड का होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 1/52 होगी। कौन ध्यान से समझियो, एक ए स्पेड का होता है तो उसकी एक ही कार्ड होगा 52 में से, और टोटल एफ क्या है स्पेड, टोटल एस कितने होते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई स्पेड की, जब ऑलरेडी क्या हो चुका है एस, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड जब एक एस निकल चुका है। हमने ये इस तरीके से निकाली। अब क्वेश्चन कुछ कह रहा है, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी निकाल के बताओ, खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी, स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी निकाली हमने, ये रही, सारी साइड पे रख लो, ये कितना हुआ 1/, क्लियर हो गया। अब हमने ये चेक करने को आएगा कि सर जी क्या ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, ठीक है, उसको चेक करने का रीजन ये है, अगर ये सही आ जाता है तो मतलब ये इंडिपेंडेंट है, और अगर ये गलत आता है तो मतलब ये डिपेंडेंट है, हमारा आंसर गलत आ रहा है। कैसे करेंगे, अगर P into PS इक्वल होगा तो एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आई थी, अब ध्यान से देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एफ,
ऐसे भी चेक करते पी अरे लेकिन ये तो साफ तो- वो तो कराऊंगा ना मैं, रुक तो सो। खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है, ठीक है। अब एक बार इसको भी ट्राई करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई हो चुका है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एफ इंटरसेक्शन ई तो वही रहेगी 1/2, और ई कितनी है 1/4, यही होगा ना। कितना आंसर आया। अब खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी थी, और एफ की प्रोबेबिलिटी जब ई हो चुका है, तो क्या एफ की प्रोबेबिलिटी ई के होने से बदल रही है। क्या यहाँ पे ई की प्रोबेबिलिटी एफ के होने से बदल रही है। ई की पहले भी 1/4 थी, अब भी 1/4 है एफ के होने के बाद भी। तो क्या एफ के होने से ई को फर्क पड़ रहा है। ई इज नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन एफ। देखने में लग रहा है कि एस और स्पेड तो कॉमन आते हैं, पर वो डिपेंडेंट नहीं है। पर हम एग्जाम में इतना कुछ निकालेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज करेंगे। पहले ये लिखो और ये फॉर्मूला लिखो। अगर आपका ई इंटरसेक्शन एफ या ई एंड एफ बोथ खाली प्रोबेबिलिटी ई और एफ को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है, तो हमारा मतलब क्या है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर नहीं आता तो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड वाला प्रोबेबिलिटी होता है ना एफ वाली, वो इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई हो चुका है, यही बात हो रही है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसकी इक्वल हो जाएगी, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे खाली बी लिख दूं, मतलब बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी, एफ अपॉन ई इज इक्वल टू एफ, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी। तो अगर b अपॉन ए इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे a इंटू बी लिख दूंगा। अगर आंसर सही आ रहा है तो मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी, ये तो फर्स्ट केस हो गया, इफ सेकंड नंबर में ये लिखेंगे, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ f, तो वो डिपेंडेंट होंगे। अगर नॉट इक्वल है तो ये कौन से इवेंट हो गए, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लिखो। हाँ, थोड़ी देर बाद जब देखो लेक्चर कंफ्यूजिंग होता है, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कराता हूँ अभी, क्लियर हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 543 दिया हुआ है। सबसे लास्ट में देखो, आपको कुछ फॉर्मूले दिखे हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी की इक्वल आना चाहिए। बी ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के इक्वल आ गया। बी और सी बी सी के, तो इसका पी ए बी सी के मल्टीप्लाई के, मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या लगेगा। अगर ये इंडिपेंडेंट, सब लोग बोर्ड पे देखो, अगर इंडिपेंडेंट होते ये, तो यहाँ पे क्या आता, खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो, वरना ये डिपेंडेंट ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 से ये क्लियर हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। पहले ये ऊपर का क्वेश्चन मिटा रहा हूँ सिर्फ मैं, बाकी सब लिखा रहेगा कंपेयर करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज की स्टार्टिंग का क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है ना, तो मेरे को कराना पड़ेगा साथ साथ। A die is thrown, example 10, एक डाई थ्रो किया गया है। If E is the event, the number appearing is a multiple of 3. E क्या है, डाइस कितने फेंके हैं, मल्टीपल ऑफ। तो पहले सबसे पहले एनएस बनाते हैं ना हम, तो एनएस क्या बनेगा 6। मोहन याद आ गया, एक डाई तो 6, ठीक है बेटा, एक डाई एनएस, टोटल नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4, तो 6 बनेंगे आइटम्स। अब सबसे पहले ई बनाएंगे। ई क्या चाहिए, a number appearing is a multiple of 3. मल्टीपल ऑफ 3 कितने होंगे 3, एक डाइस में 3 और 6 से नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 2/6। क्लियर, 2 आउट ऑफ 6। ठीक है जी। अब एफ बताओ क्या दे रखा है, नंबर अपीयरिंग इज इवन।
कि नंबर कितना निकलेगा E1, या तो 2 आ सकता है या 4 या 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना हुआ? आगे पढ़े क्वेश्चन। फाइंड वेदर E और F इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। शुरू करें। डिपेंडेंट है। अगर मैं क्या निकालूंगा सबसे पहले? प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं, E इंटरसेक्शन F निकालूंगा। 1/3 कॉमन निकालना आता है? दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितनी आई? 1/6। ये हमने विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम निकाला है। अगर विदाउट यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ जाता है, मतलब ये इक्वल टू ये आ जाता है, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। सिंपल सी बात। ये कैसे निकालना है? लेट्स कॉमन लेके। ये कैसे निकालना है? कॉमन लेके। ये कैसे निकालना है? मल्टीप्लाई करके। अगर इक्वल है तो ठीक है, नहीं तो डिपेंडेंट है, बात ही खत्म। इजी हो गया। अब हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले फॉर्मूला लिखे, ये चेक करना पड़ेगा। ये कितनी आई? 1/6। E कितना है? अब तो इजी हो गया। क्वेश्चन 1 करके दिखाओ। पहले E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, F की निकालनी है, फिर कॉमन की निकालनी है। कॉमन की कैसे निकालते हो? जैसे पिछले कॉमन की निकालनी आती है प्रोबेबिलिटी, पिछले एक्सरसाइज में सिखा दिया आपको। अगर वो कॉमन वाली मल्टीप्लाई की, यहाँ कॉमन लिया या मल्टीप्लाई लिया, सेम आ गई तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। करो, नीचे का मिटा दो क्वेश्चन। नहीं, पहले एग्जांपल 11 कर लो, वो थोड़ा सा एग्जांपल खत्म हो जाएंगे ना हमारे, फिर क्वेश्चंस करने शुरू हो जाएंगे। एग्जांपल 12 तो मैं कराऊंगा, एग्जांपल 11 करिए आप। Unbiased diet, thrown twice. Settlement day without number. ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आया था। बेटा हमारी रैंडम और अनबायस्ड वर्ड ही प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है। मोहन समझ आ रहा है बेटा? डाउट नहीं पूछ रहा तो आज? चलो बढ़िया। अनबायस्ड डाइस थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को कितनी बार फेंका गया? तो NS कितना बनेगा बता रखा है। पहले डाइस में 6 केस होंगे ना, दूसरे डाइस में फिर 6, तो कितना बना? 36। 12 कोई नहीं लिखेगा, 6 × 6 होता है। वो 1,1 1,2 पूरी लाइनें हमको बनानी नहीं ना। A be the odd number on the odd number on the first throw, मतलब पहले थ्रो पे क्या चाहिए? ऑड नंबर। क्या बनाए? शुरू करें। मतलब 1 से लेके ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, तो 1 की लाइन, 3 की लाइन और 5 की लाइन, मतलब 1,1 1,2 से लेके 1,6 तक, फिर 3,1 से लेके 3,6 तक हम डॉट डॉट लिखेंगे ना। फिर सॉरी मोहन देखो समझ आया बेटा? ऑड नंबर ऑफ फर्स्ट डाइस, सिर्फ यहाँ पे ऑड चाहिए। सेकंड नंबर ऑड हो इवन हो वो मांगा नहीं गया। ये नहीं बोला एग्जैक्टली एक ही ऑड, बोला खाली फर्स्ट ऑड चाहिए, सेकंड कुछ भी हो। तो एग्जैक्टली मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना आया? 18/36, दैट इज 1/2। क्लियर हो गया? B बताओ। पहले बोल देता हाफ होगा। ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, वो भी सेम ही होगा। 9/18 होगा। है? 18 कहाँ से आ गया? 36 होता है। रिप्लेसमेंट तो निकल गई। रिप्लेसमेंट तो बोली नहीं गई। अच्छा सेम ही होगा फिर। वो चीज अलग थी, ये चीज अलग थी। ये तो इंडिपेंडेंट प्रूव करने को बताना है हमको। वो कह रहा है सेकंड नंबर क्या होना चाहिए? ऑड की इवन? ऑड नंबर। तो पहला नंबर क्या हो सकता है? कुछ भी। तो मैं क्या करूंगा, है सेकंड नंबर ऑड चाहिए ना, तो 1 की लाइन में 1 लूंगा, 1 की लाइन में 3, 1 की लाइन में सेकंड ही ऑड होना चाहिए, फर्स्ट कुछ भी रहे। फिर 2 की लाइन में 2 1 2 3 5, फिर 3 1 से लेके ऐसे कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। ये एक लाइन में कितने आ रहे हैं? 3। और कितनी लाइन बनेंगी यहाँ से? कितनी लाइन बनेंगी? 6,1 से 6,5 तक 6 लाइन बनी। 6 × 3 18 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना आया? 18/36। इट इज ऑल्सो 1/2। बेटा सेकंड नंबर पे ऑड चाहिए ना, सेकंड नंबर पे ऑड चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट पे ऑड चाहिए था। मोहन समझ आ रहा है?
सेकंड नंबर ऑड मतलब सेकंड नंबर ऑड। 1 की लाइन में 3, 2 की लाइन में 3, 3 की लाइन में 3, 4 की लाइन में 3, 6 into 3 18। 6 लाइनें बनेंगी, 7 तो बन नहीं सकती। अब हमको आगे क्या बोला गया, चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस इवेंट। इसकी इंडिपेंडेंस चेक करनी है कि ये आपस में इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी का इवेंट। ऐसा इवेंट कि फर्स्ट नंबर पे क्या चाहिए, ऑड, और सेकंड नंबर पे क्या चाहिए, ऑड। तो हम पहले इनमें ढूंढे, ये तो बनाया नहीं, हम ऑड डायरेक्टली कर लेते ना, फर्स्ट भी ऑड और सेकंड भी ऑड। तो कितने होंगे 1 की लाइन में 1 1 और 5 और 5 यही होंगे ना, फर्स्ट भी ऑड और सेकंड भी ऑड, एक भी इवन नहीं चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आई, 9/36। अब चेक कर लो क्या इनको मल्टीप्लाई करके, अच्छा इसको काटो ना सही आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, तो हम बोलेंगे सिंस probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, therefore these are independent events। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाओ भी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इवेंट टाइम लिखते हो आई के और क्या लिखूं, इंडिपेंडेंट इन्होंने तो छोटा सा करके दे दिया। किन्होंने छोटा करके दे दिया, कि हमें ये सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी। आपकी मर्जी है, अगर आप मेरे को बनानी पड़ती है, भी मैं तो नहीं कर सकता ओरली। हमने तो हाफ डायरेक्टली निकाल दिया था। सर वो तुक्का होता है। नहीं सर, अगर 36 क्या कह रहा हूँ मैं, 2 डाइस हो गई है, ठीक है, उसमें से ऑड निकालने की प्रोबेबिलिटी तो ऑड और फर्स्ट है, ऑड और फर्स्ट है बेटा, ऐसे तुक्के मत मारा करो, मैं तो कभी रिस्क नहीं लेता प्रोबेबिलिटी में। 52 कोई निकाल सकता है। 52 into 51 हाँ मैं निकाल सकता हूँ, कैलकुलेटर पड़ा है मेरे पास। और यार तो और क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन 1 में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन और गिवन है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है ना। अब आपने एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ओए प्रेजेंटेशन देखो, आपको ये लगा सकते हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तब तक नहीं लगा सकते जब तक पता ना इंडिपेंडेंट है। तो हमको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि सिंस दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। कोई गिवन है क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट इवेंट, बस डायरेक्टली वैल्यू पुट करो 3/5 करो, करते रहो, कॉपी में करते रहो। प्रेजेंटेशन में आंसर निकालूंगी, प्रेजेंटेशन नहीं होगी। बेटा प्रेजेंटेशन की तो मार्क्स मिलने हैं, सब्जेक्टिव पेपर है ना बालकों। और जब मैं रिवीजन शुरू करूंगा नेक्स्ट वीक से, डेली मैथ्स क्लास होगी जब, तो मैं प्रेजेंटेशन में काम नहीं करूंगा, वो आपको कॉपी में करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराऊंगा, वेक्टर भी, ये भी, वो भी, सब कुछ की रिवीजन हो जाए पूरा ढंग से, फिर टेस्ट ले लूंगा उसका। 2 cards are drawn at random without replacement. Find the probability that both cards are black. दोनों black cards निकाल लें। Probability of both black मतलब क्या हुआ, E या A भी ले लेते हैं, चलो कि पहला भी ब्लैक है और दूसरा भी। पर क्या एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं मैं, नहीं। इससे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा लेट A be the event of first black card and B be the event of second black card। समझ आया आपको? मैडम को E लिख दो, F लिख दो, A भी ज्यादा अच्छा लगता है, EF में ना एक जैसी लाइनें दिखती है, कंफ्यूजन हो जाती है, A भी ज्यादा बेटर लगता है, ये लिखना पड़ेगा। तो अब मेरे को सबसे पहले बताओ A का सेट क्या, इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी निकलेगी, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। किसी को कार्ड्स में कोई डाउट है, जुआ सबने खेल रखा है, तेरे को पूरा आता है वैसे, फॉर्मेट आता है? और मैं कल साथ जाऊंगा, तो टेंशन ना लिया। आता है कि नहीं आता? कितने डिजाइन होते हैं? अब वो तू है, वो एक्स्ट्रा कार्ड होता है कि कार्ड गुम जाए तो वो रिप्लेसमेंट होती है। हाँ जी, वो उसकी जोकर नहीं होता, 52 कार्ड्स होते हैं, वो सिखा 2 मिनट सिखा दूंगा। पहले ब्लैक कार्ड्स कितने मनर, ब्लैक कार्ड 26 आउट ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 25। अब विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, ए हो चुका है तो कितने कार्ड्स रह गए, 25/5
51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की ए और बी बोथ ब्लैक होंगे, तो हम यहाँ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, तो आपका आंसर आएगा 1/2 इंटू, ये आंसर है। चलो जी, छुट्टी आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 से एक एग्जांपल 12 मैंने आपको होमवर्क में दिया, और क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक आपका होमवर्क है। अगली क्लास में इसके डाउट लिए जाएंगे और आगे कंटिन्यू। कोई टेपा टेपी करके सीबीएसई गाइड या वीडियो कुछ भी, इनफैक्ट मेरी वीडियो देख के भी होमवर्क मत करना, अपने आप करना।